सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। फ़लस्तीन की सरजमीन पर निहत्ते मुसलमानों पर इसराइल का जुल्म और बर्बरियत जारी है। पूरी दुनिया में अब इस जुल्म के खिलाफ मुजाहरे होना शुरू हो गए हैं। इंसानी हुकूक की तंजीमें अब सड़कों पर निकल रही हैं। इसराइल पर पाबंदियां लगाने की बातें की जा रही हैं, लेकिन इसराइल पर अभी तक कोई दबाव डालने में कामयाब नहीं हो सका और ये जुल्म और सितम का सिलसिला अभी तक थम नहीं सका है। पाकिस्तान भी इसमें पहले दिन से ही बहुत फाल किरदार अदा कर रहा है और आज पाकिस्तान में कौमी असम्बली का इजलास हुआ और उस इजलास में भी इन हमलों के खिलाफ, इसराइल की जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ एक करारदाद जमा करवाई गई और वहाँ पर जो गुफ्तगू हुई वो भी इसराइल के जुल्म और बर्बरियत से मुताल्लिक हुई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी आज इस पूरी सूरत हाल में खासे मुतारिक रहे और अब वो आज रात न्यूयॉर्क जा रहे हैं, जहाँ तुर्की के वज़ीर ख़ारजा के साथ मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा में वो इस मसले को उठाएंगे। और सिर्फ तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से उन्होंने बात नहीं की, बल्कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन से भी आज उनका टेलीफोनिक रब्ता हुआ। उसमें अफगानिस्तान के मसले पर तो बात हुई। अब अमरीका ने पाकिस्तान पर एक बार फिर ये जोर डाला कि पाकिस्तान और अमरीका के बहुत सारे मफादात ऐसे हैं जिसमें एक दूसरे की हमें ज़रूरत पड़ सकती है, जिस पर शाह महमूद कुरैशी ने अमरीका से मसले फ़लस्तीन पर किरदार अदा करने की बात की। लेकिन जब इस टेलीफोनिक गुफ्तगू की प्रेस रिलीज़, अमरीकी प्रेस रिलीज़ जारी हुई तो उसमें मसले फ़लस्तीन का कहीं जिक्र नहीं था, जिससे ये बात बड़ी वाज़ेह होती है कि अमरीका इस मामले को कोई अहमियत नहीं दे रहा। और ज़ाहिर है कि इससे ये नतीजा भी निकाला जा सकता है कि इसराइल की पुष्पनाई पर अगर ये कहा जाए कि अमरीका मौजूद है और वो पूरी तरह से इसराइल को सपोर्ट कर रहा है तो शायद ये भी मुकम्मल तौर पर गलत ना होगा। बहरहाल पाकिस्तान, तुर्की और अब दीगर मुस्लिम ममालिक इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं, किस तरह से OIC इसराइल को मजबूर कर सकती है, प्रेशर डाल सकती है, दुनिया की बड़ी ताकतों को जगा सकती है कि इस जुल्म और सितम का खात्मा हो, इसी बारे में हम गुफ्तगू करते हैं कि क्या क्या ऐसे स्टेप्स हैं जिससे वहाँ की बेहतर बनाने में कुछ मदद मिल सकती है और फौरी तौर पर मुस्लिम ममालिक को अब करना क्या चाहिए। जमील अहमद साहब साबिक सफ़ीर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। आगे चलकर कुछ दीगर मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। जमील साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये पाकिस्तान अब जो कुछ कर रहा है, मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा से बात कर रहा है, आज कौमी असम्बली का इजलास भी हुआ, शाह महमूद कुरैशी न्यूयॉर्क भी जा रहे हैं जहाँ तुर्की के वज़ीर ख़ारजा भी उनके साथ मौजूद होंगे, अक़वाम मुत्तहिदा में इस मामले को वो उठाएंगे। तो ये तमाम इक़दामात अभी भी नाकाफ़ी नज़र आ रहे हैं, चूँकि फ़लस्तीन में तो रोज़ाना लाशें गिर रही हैं, लोग शहीद हो रहे हैं। अब किया क्या जाए इस सिलसिले में? जमील साहब आगे। जी, पाकिस्तान जो इस वक्त एक ज़ाहिरन जो 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 भी एफर्ट कर रहा है वो यही कर सकता है और ज़्यादातर ममालिक दुनिया के यही एफर्ट्स कर रही हैं, मासिवाय टर्की, ईरान के। तो उसमें बेसिकली और इसमें अगर ये आयरलैंड को देखा जाए और चाइना को देखा जाए, उन्होंने भी इसमें इससे बढ़कर काम किया है, ख़ासतौर पर फ़लस्तीनियों के हमायत के हवाले से। इन 4 ममालिक के अलावा मेरे जहन में नहीं कि किसी और मुल्क ने इतना खुल के कंडेम किया हो। मेरा इशारा है इजराइल को कंडेम करने के लिए भी हम तैयार नहीं हैं। मैंने देखा है कि ज़्यादातर ममालिक के 57 जो मुस्लिम ममालिक हैं उन्होंने इजराइल के हवाले से कंडेम का लफ्ज़ इस्तेमाल भी नहीं किया। जो रेजोल्यूशन पास किया है OIC ने, देखिए OIC के मुख्तलिफ टीयर्स हैं, यानी कि मुख्तलिफ दर्जे हैं, दर्जे की मीटिंग होती हैं, मुख्तलिफ अहमियत की मीटिंग होती हैं। सबसे अहमियत की मीटिंग होती है OIC की सरबराहान की सबमिट, जो हर 3 साल में होती है। लेकिन ऐसे मौक़ों पर, जैसा कि आप फ़लस्तीन में देख रहे हैं, अगर मुस्लिम ममालिक को कहीं इस किस्म की इमरजेंसी आए तो किसी वक्त भी सरबराहान की मीटिंग कॉल की जा सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 9 जो कि OIC के चार्टर का है, उसके तहत सरबराहान की मीटिंग अगर बुलाते उसमें मुफीद फैसले हो सकते थे। ये भी हो सकता था कि कुछ और नहीं तो हम अपनी तमाम मसनूआत जो इजराइल की हैं उसका बाइकआउट कर रहे हैं हम, और इब्राहिम अकॉर्ड जो है उसको हम ख़त्म कर रहे हैं या पेंडिंग कर रहे हैं, या फिलहाल हम उस पर आगे नहीं बढ़ाएंगे जब तक कि ये मसला, इसमें से कोई बात नहीं हुई। और अगर ये नहीं हुआ तो कम से कम ये तो हो सकता था मुस्लिम ममालिक की तरफ से, जो आज हम असेंबली में भी तकरीर सुन रहे हैं, बड़ी अच्छी तकरीर थी, बाकी जगहों से भी आवाज़ें सुन रहे हैं, वो भी बड़ी अच्छी थी, बाकी जगहों पर जुलूस जलसे भी बड़े निकल रहे हैं बाकी दुनिया के ममालिक में, जो कि जब बुश ने इराक पे चढ़ाई की थी और बिल्कुल इलीगल चढ़ाई की थी, अक़वाम मुत्तहिदा के रेज़ोल्यूशन के खिलाफ चढ़ाई की थी,
उस वक्त भी बड़े जुलूस जलसे, इससे 10-10, 20-20 गुना जुलूस जलसे निकले थे, लेकिन उनके सर पर जूं नहीं रेंगी। इसका मतलब इजराइल के सर पर इस पे जूं नहीं रेंगेगी और ये सिलसिला इस तरह चलता। करना क्या चाहिए था? मेरा ख्याल अब हमें ये सोचना चाहिए कि हमें करना क्या चाहिए। पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हैं, पाकिस्तान को बहुत सारे हिकमत अमली भी करनी पड़ रही है। एक तरफ तो हमें पता है हमारे जोश, हमारे जज्बात, हमारे एहसासात, हमारे मजहबी इस मामले में जो हमारे जज्बात हैं वो सारों का एहसास फॉरेन ऑफिस को भी है और वजीर खारजा को भी है। लेकिन सवाल ये है कि उसके अपने इस हैसियत में रहते हुए भी और बहुत कुछ। जमील साहब, कौन कौन से ऐसे क्या क्या ऑप्शंस हैं, ज़ाहिर है कि क्या क्या इकदाम हम उठा सकते हैं, इस पर डिटेल से मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ, आपको भी गुफ्तगू में शामिल कर लें, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। अब जैसा अब ये जलसे जुलूस और ये तकरीरें, अब ज़ाहिर है ये मामला तो काफ़ी नहीं है क्योंकि वहाँ पर ये जुल्म सितम रुक नहीं रहा है। अमली तौर पर अब मुस्लिम दुनिया को और फिर दुनिया की बड़ी ताकतों को अब करना क्या चाहिए? अगर कोई जगाने से भी नहीं जाग रहा तो फिर ये 50-55 मुस्लिम ममालिक क्या कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो हमारे अपने ही OIC का ही एक रोल था और फिर उससे लेके आगे हम बढ़ सकते थे कि बाकी दुनिया पे हम दबाव लेके आते, और वो भी उसमें तफाके राय नहीं। मुस्लिम उम्मा को, ये इस्लामी मुल्कों को कम से कम OIC के प्लेटफॉर्म से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए था, और वो दो चीजें मैं समझता हूँ उसमें कारआमद थी। एक तो ये कि जिन मुल्कों ने रिकग्निशन की है वो पेंट कर देते, वो इसराइल अपनी बहुत बड़ी एक डिप्लोमेटिक सक्सेस उसको समझता है और उसके लिए ये बड़ी अहम भी है, क्योंकि जब वो ये मिडल ईस्ट या आप कह लीजिए कि गल्फ कंट्रीज में पांव जमाता है तो वो ईरान को अपने सामने रखता है कि फिजिकली वो ईरान को डील करने के लिए मौजूद है इन मुल्कों में, और वो अल्टीमेटली इस्तेमाल करेगा। तो उसके लिए बहुत बड़ा सेटबैक होता है अगर ये आज ये अरब मुल्क जो 5-6 जिन्होंने इस दफा रिकग्निशन की है वो उसको मैसेज देते कि जनाब हम अपने सफीर वापस बुला रहे हैं और हम अपने रिलेशनशिप जो है उसको रिव्यू करेंगे, सस्पेंड कर दें। सही। दूसरी चीज जो बड़ी अहम है वो ये है कि आज जो टर्की ने जो प्रपोजल दी है, गो कि वो प्रपोजल OIC खुद उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती, लेकिन OIC एक रेजोल्यूशन पास करके यूनाइटेड नेशन में लेके जाती कि ये हमारे तमाम मुस्लिम मुल्कों का एक मुश्तरका फैसला है कि वहां पे एक प्रोटेक्शन फोर्स जो है वो फौरन लगाई जाए, क्योंकि जो इमीडिएट चीज है वहां पे जरूरत इस बात की है कि जंग बंद हो और उनको फलस्तीनियों को तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए ताकि इसराइल ये कत्ल गारत बंद करे। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज और इमीडिएट ये है। और फिर यहाँ से इनको जो आइंदा का लाएमल जैसे हम कहते हैं कि जी टू स्टेट्स की बुनियाद पे आगे फिर पीस टॉक्स होनी चाहिए, वो भी इसी में इसकी रेजोल्यूशन वगैरह ये पास करते तो ये इशू फिर इंटरनेशनलाइज हो जाता है कि आप जाके इसको डील करने के लिए पूरी यानी मुसलमान मुल्क सारे मिल के इसको सिक्योरिटी काउंसिल में फिर डील कर सकते थे अपने नुमाइंदों के जरिए। अब ये हमने किया नहीं यहाँ पे, और आपने देखा कि कितनी रिजेंटमेंट थी ये जो जिन मुल्कों ने इसको तस्लीम किया इसराइल को उनके बारे में, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। तो जहां आपके अपने मफादात हावी हैं तो फिर वो कलेक्टिव जो आपके जितने भी आपके इंटरेस्ट हैं वो तो फिर आप देख लीजिए कि वो फोरगो हो जाएंगे। तो इस वक्त यूनिटी का बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से हम बहुत कुछ कर नहीं रहे। जो लोग ये समझते हैं कि वहां पे फौजकशी वगैरह की जाए वो मुमकिन है नहीं। अच्छा। वो हो नहीं सकेगी। एक तो वैसे ही इंटरनेशनली ये चीज जो है ये काबिल कबूल नहीं होगी जब तक यूनाइटेड नेशन किसी को ऑथराइज न करे। नेचुरली उससे बड़े मुल्कों के साथ एक कन्फ्रंटेशन खुल जाएगी क्योंकि इसराइल को अकेला तो नहीं है। दूसरे ये है कि जब भी कभी आपने कोई फौज भेजनी हो कुछ करनी हो तो जो जमीनी रास्ते हैं वो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, लेकिन जिन मुल्कों की सरहदें मिलती हैं वो कतन इस काम में शामिल होना नहीं चाहते। आपने देखा कि लबनान में से 3 मिसाइल जो फायर किए इन्होंने फलस्तीनियों ने 3 फायर किए थे और हिजबुल्लाह के इलाके से किए और उनकी आर्मी ने आके उनको गिरफ्तार कर लिया, हिजबुल्लाह ने रिएक्ट नहीं किया। और इसी तरह बाकी आप सीरिया का चेक कर लें, जॉर्डन देख लें, मिस्र देख लें, जिनकी सरहदें मिलती हैं, कोई भी तैयार नहीं है कि उसके सरहदों से कोई ऐसी एक्टिविटी हो जिससे कि इजराइल के साथ बहस खोले। तो टेक्निकली ये वाला ऑप्शन तो नहीं अमल में आ सकता, ये है ही नहीं। तो नेचुरली लोग जो बात करते हैं बहुत सारे कि जी फिर ये किस लिए फौज रखी हुई है, ये वो उनके दिमाग चल चुके, उनको अंदाजा नहीं है कि ये सारा कुछ किसी तरीके से किसी जरिए से हो सकता है जो मौजूद नहीं है।
तो ठीक है। ये डिप्लोमेसी ही है मेन जो आप कर सकते थे, सही। उसमें आपका और इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है इस मौके पर डिप्लोमेसी की। जनरल साहब मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। जाहिद हफीज साहब दफ्तर खारजा के तर्जुमान हमारे साथ। साहब आज फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद साहब जा भी रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा में खुद इस मसले को उठाने। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा भी उनके साथ होंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा से, अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा से जो उनकी बातचीत हुई है, कन्विंस कर पाए वो अमेरिका को इस मसले को इम्पोर्टेंस देने के लिए? जाहिद साहब जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात इस वक्त ये है कि जो फ़लस्तीन के हालात हैं, जो वहाँ पे मुजालिम ढाए जा रहे हैं, उसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को मोबिलाइज किया जाए। खास तौर पर उसमें ओआईसी मेंबर कंट्रीज को मोबिलाइज किया जाए। इसके लिए जरूरी है कि यूएन की ह्यूमन राइट्स मिशनरी को मोबिलाइज किया जाए। तो इस सिलसिले में जो इस वक्त ग्लोबल एफर्ट्स हो रही हैं, उसमें पाकिस्तान फोर फ्रंट पे है उन सारी एफर्ट्स के। और पाकिस्तान की एक कंसिस्टेंट पोजीशन रही है फ़लस्तीन के मसले पर। पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीन की सपोर्ट की। हम ये समझते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान ने अपना एक फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी के तौर पर मसला फ़लस्तीन को लेकर पहले चले, इस वक्त भी हम वही रोल प्ले कर रहे हैं। आपके इल्म में होगा 1988 में जब फ़लस्तीन को स्टेटहुड देने की बात हुई, तो पाकिस्तान वाज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू रिकॉग्नाइज फ़लस्तीनियन स्टेटहुड। इसी तरह 2012 में यूनाइटेड नेशंस के अंदर जब फ़लस्तीन को नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेटस देने की बात हुई, तो पाकिस्तान ने उस इशू में फ़लस्तीन को सपोर्ट किया। बल्कि मैं आपसे ये शेयर करूं कि आज तक जितनी भी करारदादें ओआईसी में या यूएन में फ़लस्तीन के मामले में आई, उसमें या तो पाकिस्तान ने उन रेजोल्यूशंस को स्पॉन्सर किया या को स्पॉन्सर किया या उन्हें सपोर्ट किया। तो हम ये समझते हैं कि इसके तीनों पहलू जो फ़लस्तीन के इशू के हैं, पहला इशू इसमें एक ये इंतहाई है। तो जाहिद साहब ऑप्शंस क्या क्या हैं? कौन कौन से ऑप्शंस पर आप लोग अपने इन मुस्लिम ममालिक को कन्विंस कर रहे हैं कि क्या तिजारती बाइकॉट इसराइल का, प्रेशर किस तरह डाला जाए इसराइल पर, सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता किए जाएँ? क्योंकि अभी जनरल साहब फरमा रहे थे टेक्निकली वहाँ पर कोई फौज नहीं भेजी जा सकती। अब इन मजालिम को रोकना है तो फिर ज़ाहिर डिप्लोमेसी एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके ज़रिए क्या मुमकिन हो पाएगा इतना प्रेशर डालना कि इसराइल पीछे हटे? अच्छा नहीं, ये जो आपने ऑप्शंस की बात की, उससे पहले ये जरूरी है मैं आपसे ये शेयर करूं कि इसकी तीन अहम इम्पोर्टेंट डायमेंशन क्या हैं। उसकी देखें, सबसे पहली डायमेंशन तो ये है कि ये एक इंतहाई अहम कॉज ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। ये वो कॉज है जिसकी वजह से ओआईसी केम इनटू बीइंग। दूसरा इसका जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो है सेल्फ डिटर्मिनेशन। पाकिस्तान ने, चाहे वो फ़लस्तीन हो, चाहे वो कश्मीर हो, या जहाँ कहीं पे भी सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात हुई, पाकिस्तान ने उसे सपोर्ट किया। हम हर साल यूएन में एक रेजोल्यूशन लेके आते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन के ऊपर, जिसे बाकी कंट्रीज भी सपोर्ट करती हैं। और तीसरा इसका है ह्यूमन राइट्स एलिमेंट। जो आज वहाँ पे वायलेशन हो रही है, ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की वायलेशन है, ये 4th जेनेवा कन्वेंशन की वायलेशन है। तो हम ये समझते हैं कि इन तीनों एलिमेंट्स के ऊपर हमें काम करने की जरूरत है और हम इसे आगे लेकर चलेंगे। जहाँ तक ओआईसी का इशू है, लेकिन जाहिद साहब ये दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं, ये इस थर्ड डायमेंशन को, तो ये ह्यूमन राइट्स वाले मामले को तो जब भी मुसलमानों की बात होती है मानते ही नहीं, कंसीडर नहीं करते। कश्मीर आपके सामने मौजूद है, फ़लस्तीन में क्या कुछ हो रहा है वो सब सामने ही है। जी मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ। ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है, अनफॉर्चुनेट है कि फ़लस्तीन का मसला हो या कश्मीर का मसला हो, वहाँ पर ह्यूमन राइट्स को उस तरह से नहीं देखा जा रहा है जिस तरह से देखे जाने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे हमें काम करने की जरूरत है। यहाँ पर ओआईसी को काम करने की जरूरत है, ओआईसी के तमाम मेंबर कंट्रीज को। लेकिन मैं आपसे ये शेयर करूं कि इस वक्त इस चीज की रियलाइजेशन है। आपने देखा होगा अभी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का जो इजलास हुआ, उसके बाद आपने उसमें जो चाइनीज स्टेटमेंट है वो देखी होगी, जो कि इस वक्त प्रेसिडेंट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। तो ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो इस वक्त वायलेशन हो रही हैं, उनके ऊपर पूरी इस दुनिया में इस वक्त रियलाइजेशन है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन आज शाह महमूद साहब आज न्यूयॉर्क जा रहे हैं, तो वहां पर उनकी क्या किस किस से इस फ़लस्तीन के मामले पर मीटिंग्स होनी है और उनमें क्या क्या चीज़ें फिर डिस्कस होंगी? देखिए, उसमें भी हम ये समझते थे कि ओआईसी को भी मोबिलाइज करने की जरूरत है और यूएन को भी मोबिलाइज करने की जरूरत है। अभी जो ओआईसी का इमरजेंसी इजलास हुआ फॉरेन मिनिस्टर्स की सतह पर,
उस पर पाकिस्तान ने उसे मोबिलाइज करने में एक इंतहाई अहम किरदार अदा किया। और अब हम ये समझते हैं कि यूएन जनरल असेंबली को भी इस इशू को डिस्कस करना चाहिए। उसके लिए हम मुस्लिम ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिसमें टर्की भी शामिल है और दोस्त मुसलमान ममालिक भी उसमें शामिल है। उनके साथ मिलकर हम यूएन जनरल असेंबली में इस इशू को लेकर जाना चाहते हैं। हम ये समझते हैं कि वहाँ पर खुलकर इस मसले के ऊपर बात होनी चाहिए। लेकिन अब जाहिर साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी जिस तरह मसले कश्मीर पर यूएन जनरल असेंबली में बात की थी, इससे पहले कश्मीर के इशू पर भी जनरल असेंबली में बात हो चुकी है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने खुद वो बात की थी और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में की थी। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि दुनिया ने कश्मीर के मसले को भी कोई खास सीरियस नहीं लिया। तो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास में इस मामले को डिस्कस करने की क्या अहमियत है? वो उस दिन डिस्कस होगा, 4-5 रोज़ बाद सब भूल जाएंगे। अच्छा, मैं आपकी इस बात से शायद इत्तेफाक ना करूं कि उस मसले को, कश्मीर के मसले को सीरियसली नहीं लिया गया। आज पूरी दुनिया में कश्मीर के अंदर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं उसके ऊपर बात की जा रही है। आज भारत को पूरी दुनिया देख रही है एज अ वायलेटर ऑफ ह्यूमन राइट्स। आज पूरी दुनिया ये समझती है कि जो कश्मीर के अंदर हो रहा है दैट इज अनएक्सेप्टेबल। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, सफारती जो कोशिशें हैं उनका मुद्दा ही ये होता है कि आप पूरी दुनिया को रियलाइज करवाएं कि किस तरह ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, किस तरह इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन नॉर्म्स एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की वायलेशन है और इसके देरपा पुरअमन हल के लिए क्या कोशिशें की जानी चाहिए। तो हम ये समझते हैं कि मसला फ़लस्तीन के ऊपर भी हमने यही कोशिश की है। अभी जो पाकिस्तान ने OIC का इजलास हुआ उसमें जो हमने डिमांड रखी, हम ये समझते हैं कि सबसे पहले तो फौरी तौर पर वहाँ पे ये जो हॉस्टिलिटीज हैं उनका बंद होना जरूरी है। हम ये समझते हैं कि दुनिया में जो बात ये की जा रही है कि दोनों तरफ से हॉस्टिलिटीज हो रही है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि ये मुजालिम ढाए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से। ये बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई है जिसका फौरी तौर पर बंद होना जरूरी है। और हम ये भी समझते हैं कि मसला फ़लस्तीन के देरपा और पुरअमन हल के लिए अकॉर्डिंग टू द UN रेजोल्यूशंस, अकॉर्डिंग टू द OIC रेजोल्यूशंस हल की तरफ जाना चाहिए और उसका हल वही है। ठीक है, ये हल आपने बिल्कुल, जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था वो बड़ा वाज़े आपने कर दिया और पाकिस्तान की कोशिशें तो ज़ाहिर है पूरी दुनिया के इस वक्त सामने ही है। पाकिस्तान कोशिश कर रहे हैं कि OIC को भी उसने मोबिलाइज़ किया, UN को भी। तो जमील साहब, जिस तरह भी हफीज़ साहब फरमा रहे हैं कि भारत का वो चेहरा जो कश्मीर में करता रहा वो पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान लेकर आया और दुनिया भर में बातें भी हो रही हैं, लेकिन सिर्फ बातें ही हो रही हैं। किसी ने भारत के साथ कोई तिजारती सतह पर ताल्लुकात को मुनक़ता नहीं किया, किसी ने भारत पर कोई सिफारती प्रेशर डालने की कोशिश नहीं की, इसीलिए कश्मीर की सूरत हालात जूं की तूं हैं। तो ये फ़लस्तीन के मामले में भी ऐसे इसराइल के बारे में पूरी दुनिया सोचेगी गलत, उसको गलत समझेगी, लेकिन जहाँ मुआशी मफादात आएंगे वहाँ सारे मामला चलते रहेंगे इसराइल के साथ भी दुनिया के। तो फिर फ़ायदा क्या होगा इस सबको करने का? देखिए, पहले तुम अपने घर में झांक के देखिए ना कि हम क्या कर रहे हैं, मुस्लिम उम्मा क्या कर रही है, ठीक है। और उसमें क्योंकि मेरे ऊपर कोई कदगन नहीं है, मैं एक एनालिस्ट भी हूँ और ठीक है, मैंने काफ़ी मुल्कों की सरबराही की है सफीर के तौर पर, वो अपनी जगह पर। तो मैं अपने राय का इजहार अपनी आवाम के लिए, आपके नाजरीन के लिए उस अंदाज में कर सकता हूँ जो हकीकत पसंदाना है और सियाक़ो सबाक़ के साथ। और ये करने का मकसद ये है कि हम दरअसल मसले से ज़्यादा मसलिहत में पूरी मुस्लिम उम्मा फंस गई है और उसमें बहुत सारे वजूहात में पाकिस्तान उसमें शामिल है। और जब मैं ये कह रहा हूँ तो क्या मैं ये मुस्लिम उम्मा से, OIC से हम जैसे लोग सवाल उठा सकते हैं कि भाई आपने ये एक तीसरे टियर की मीटिंग क्यों कॉल की सरबराहान की आर्टिकल 9 के तहत, जो मैं जिक्र कर रहा था, आर्टिकल 9 जो OIC का चार्टर है, सरबराहान की क्यों नहीं की आपने? फिर चले नहीं की, फिर आर्टिकल 9 के तहत फॉरेन मिनिस्टर्स की, ये तो आपने एग्जीक्यूटिव कमेटी की और फॉरेन मिनिस्टर्स को। जमील साहब, बड़ी माजरत के साथ आपकी बात में काट रहा हूं, लेकिन आज जब कौमी असेंबली का इजलास हुआ वो भी फ़लस्तीन के मामले पर उसमें बात होनी थी और वज़ीर आज़म इमरान खान उसमें मौजूद नहीं थे। वो आप चूंकि सरबराहों की बात कर रहे हैं तो आप ज़ाहिर पाकिस्तान का एक किरदार है इसमें, आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन एक ऑप्टिक्स के तौर पर जी तो आपके नाजरीन को बहुत क्लियर पिक्चर मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ये बातें नहीं आ रही हैं, लिहाजा ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बड़ा जरूरी है। और हफीज साहब हमारे बड़े मंजे हुए ऑफिसर हैं फॉरेन सर्विस के, और उन्होंने जाहिर है गवर्नमेंट का मौक़िफ़ उनको इस्तेमाल करना चाहिए, उनका ड्यूटी यही है। अब उन्होंने बिल्कुल सही फरमाया कि हम लॉबिंग कर रहे हैं और हम जनरल असेंबली में लेके जाएंगे। क्या मुस्लिम उम्मा में 57 ममालिक में कोई ऐसा मुल्क नहीं कि जो
आर्टिकल 20 है, मैं आपको सारे आर्टिकल बता रहा हूं, जो कि जनरल असेंबली का, उसके तहत कोई भी मेंबर मुल्क वो कह सकता है कि मीटिंग कॉल करो, और उसके विद इन 30 डेज 15 डेज मीटिंग कॉल करनी पड़ती है अगर उसके 50% से ज्यादा ममालिक उसकी हामी हो तो। और सेक्रेटरी जनरल सारे ममालिक को कहता है कि कौन कौन इसका हामी है मीटिंग। तो ये 20 आर्टिकल 20 के तहत अभी तक किसी ने कॉल नहीं की मीटिंग। उसके अलावा हम कहते हैं कि ये वहां अमन फोर्स डिप्लॉय कर दी जाए। टर्की ने ये प्रपोजल दी है। अगर टर्की से ये सवाल किया जाए या पाकिस्तान से या बाकी ममालिक से कि भाई आप इसको सिक्योरिटी काउंसिल में, चाइना ठीक है 1 महीने के लिए प्रेसिडेंट है रोटेशन वाला, और चाइना ने अपनी तरफ से कर ली है, लेकिन यूएस इसको रुकवा देता है, वीटो कर देता है, क्योंकि यूएस के प्रेसिडेंट बाइडन ने परसों ही कल के बयान दिया है कि वो बिल्कुल इजराइल के साथ खड़े हुए, और इससे पहले 15 साल जब वो रहे हैं। तो इसमें हमें कोई शक नहीं रहना चाहिए कि अमेरिका इजराइल के बिल्कुल साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। और इसको जरा और पिछले लंबे पैराहे में चले जाएं, जरा इसको और बड़े पैराहे में देख लें। 1897 में जब पहली दफा सहूनियत की बुनियाद रखी गई, तो उसके बाद एक मास्टर प्लान बनाया गया। उस मास्टर प्लान के तहत जिसमें ग्रेटर इजराइल भी शामिल है, और उसके बाद अगर आप उसको देखें, अनफोल्ड करें तमाम हिस्ट्री को, जिस तरह 67 में हमला हुआ, 48 में जिस तरह इजराइल ने से जंग हुई, 67 में हुई, 73 में हुई, सारों को अगर आप आदा करें, और जिस तरह वो जमीन खाता गया, जमीन कब्जा करता गया। और अभी मैं आपको कोट करता हूँ, नेतन्याहू ने 2 दिन पहले कहा है कि याद रखो फलस्तीनियों, अब हमने फौज अपनी सामने खड़ी कर दी है टैंकों के साथ और सारे हथियारों के साथ, और आपको हम 48 घंटे का वार्निंग दे रहे हैं। जो कि सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जाहिर है ये बड़ा वाज़ेह हो गया कि अब चूंकि अमेरिका उनकी पुष्ट पर खड़ा है जनरल साहब, जनरल अमजद शोएब साहब, तो फिर अब ये 20 मई को जो इजलास होने जा रहा है अक़वाम मुत्तहिदा का, उसकी क्या अहमियत रह जाएगी? उसमें जनरल असम्बली में तमाम ममालिक, उनके सरबराहान या वज़रा ख़ारजा अपने अपने ममालिक का मौक़िफ़ पेश करके चले जाएंगे। अमेरिका जब उनकी पुष्ट पर खड़ा है इसराइल की, तो फिर इसराइल को कौन और कैसे रोक सकेगा? फिर इन इजलासों का क्या फ़ायदा होगा? आर्टिकल 41 के तहत फौज भेजी। ट्रेडिशनली अमेरिका जो कुछ करता रहा वो ये है कि इजराइल के खिलाफ अगर कोई आप रेजोल्यूशन लेके आते हैं तो उसकी मुखालफत वो करता रहा है। और जनरल असेंबली में वीटो तो है नहीं, तो वहाँ पे मेजॉरिटी जो भी नेचुरली वोटिंग करेगी उसमें वो रेजोल्यूशन तो उसकी पास हो जाएंगे। दूसरी तरफ ये है कि अमेरिका एक चीज में जिसमें दिलचस्पी रखता है और वो कोशिश करेगा कि उसकी तरफ सारे आए, और वो ये है कि किसी कुछ शराइत के ऊपर जंग जो है वो बंद कर दी जाए, वहां पे ये जो भी वायलेंस है वो रोक दी जाए। उसमें कुछ ना कुछ वो शराइत जो कि इजराइल की तरफ से होंगी, वो मेरा ख्याल है कि इन पे फलस्तीनियों पे आयद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वही बात है कि अगर जनरल असेंबली में वो चीजें आती हैं, पास होती, तो जनरल असेंबली की करारदादें तो बेशुमार पड़ी हुई हैं, उन पर अमल नहीं होता। और सिक्योरिटी काउंसिल में नेचुरली अगर कोई आप इजराइल के खिलाफ कदम उठाने की कोशिश करेंगे तो अमेरिका वीटो करेगा। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जोर इमीडिएट इसी पे देना चाहिए कि ये जंग बंद करके भी तौर पे नेगोशिएशन की तरफ। जनरल साहब, जमील साहब जिस तरह कह रहे हैं कि आर्टिकल 41 के तहत वहाँ फौज भेजी जाए, और आप ये कह रहे हैं ज़ाहिर टेक्निकली फौज भेजना वहाँ मुमकिन नहीं है, तो नहीं, फौज हम तो डेफिनेटली मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुस्लिम उम्मा भेजनी चाहे, मुसलमान ममालिक भेजनी चाहें, तो जमीनी रास्ता उसके लिए चाहिए पहले, क्योंकि आपके पास ये समुद्री रास्ते से ले जाने की ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसको सपोर्ट करने का अरेंजमेंट नहीं है। आपके पास वो फ्लोटिला नहीं है, आपके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स नहीं है कि आप उस फोर्स को सपोर्ट कर सकें अगर समंदर के जरिए भेजें। तो जमीनी रास्तों से भेजने में ये है कि आपको उस मुल्क के हवाई अड्डे वगैरह जो है वो मिल जाते हैं, आप कमक भेज सकते हैं, सब कुछ किया जा सकता है। लेकिन वो डिपेंड करेगा कि क्या ये देखें ना, अभी जब अफगानिस्तान में अमेरिका आया है तो उसको पाकिस्तान के रास्तों की जरूरत थी, सही, उसके बगैर वो नहीं कर सकता। जमीनी रास्ते होना बड़ा इंपॉर्टेंट है जनरल साहब, जरा उसके बगैर नहीं जा सकेंगे। जमील साहब से जमीनी रास्ते मिस्र, शाम और उर्दन ये मुल्क देना नहीं चाहते, ये नहीं देंगे कभी भी। तो असल इशू वहाँ पे आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया जमील अहमद साहब, जाहिद हफीज़ साहब और अमजद शोएब साहब हमारे साथ मौजूद थे। और एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब तो कुछ मुल्क की सियासत की सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। कल जहांगीर तरीन साहब के हम ख्याल लोगों का एक इजलास भी होना है, और किस हद तक वो इजलास अहमियत का हामिल है, और फिर आगे अब वो लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म से जो उनकी मुलाकात हुई थी उसमें जो वादे किए गए थे उस पर करके कल के इजलास में गौर व खौस होगा। एक ब्रेक के बाद उस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जहांगीर तरीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, जब उनके खिलाफ तहकीकात का आगाज़ हुआ तो उन्हें और उनके हम ख्याल कुछ लोगों को, उनके करीबी लोगों को इस पर एतराज़ था। और ज़ाहिर उन तमाम करीबी लोगों का ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। और फिर उन तमाम लोगों को जहांगीर खान तरीन ग्रुप का नाम दिया गया। वफ़द की सूरत में उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात की और वज़ीर आज़म ने इस वफ़द को ये यकीन दिलाया कि वो जहांगीर तरीन के साथ और किसी के भी साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। बहुत सारी यकीन दहानियाँ वज़ीर आज़म की जानिब से इस पूरे वफ़द को करवाई गई थी। और अब इस ग्रुप का कल एक और अहम इजलास होने जा रहा है, जिसमें अब ये लोग आगे का लाहेअमल तय करने जा रहे हैं। ये देखेंगे, उसमें जायज़ा लिया जाएगा कि वज़ीर आज़म ने जो वादे किए क्या वो पूरे हो रहे हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र को जो जिम्मेदारियाँ सौंपी गई थी, तहकीकाती रिपोर्ट मुरतब होने के हवाले से भी जायज़ा लिया जाएगा। और सबसे अहम बात यह है कि कुछ नए अरकान भी कल के इस इजलास में शिरकत करेंगे। वो नए अरकान कौन कौन से हैं और अब इन लोगों के क्या मुतालबात हैं और क्या तमाम मुतालबात वज़ीर आज़म ने मान लिए थे और वो पूरे हो रहे हैं। आगे इस पूरी सूरत-ए-हाल का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत और फिर हुकूमत पर क्या असर पड़ सकता है, इस पूरी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू करते हैं। इसहाक खाकवानी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और जहांगीर तरीन साहब के करीबी साथी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। कल का ये जो इजलास आप लोग करने जा रहे हैं, इसमें क्या चीज़ें तय करनी है आप लोगों ने? अरबाब साहब, माजरत के साथ आपने थोड़ा सा इसकी काफ़ी इस कल के खाने को एक आपने बहुत उजागर करने की कोशिश की है उसकी हैसियत को। ऐसा नहीं है। अच्छा। हम लोग जब भी क्योंकि सुबह 7 बजे हम इकट्ठे होते हैं जिस दिन तारीख़ होती है, तो लोग जो बाहर से मुसाफत करके आते हैं, शहर से बाहर के लोग, और इसमें पंजाब के काफ़ी दूर दराज इलाकों से भी लोग आते हैं, तो वो उनको शाम को एक सूरत में इकट्ठा करके उनसे हाल अहवाल लिया जाता है कि जी क्या हो रहा है और उनके ख्यालात क्या हैं। तो जनरल गपशप में ये एक बहाना है इकट्ठे होने का, ताकि अगले दिन हम सब सुबह 7 सवा 7 वहाँ पहुँचते हैं और 7:30 बजे हम वहाँ से रवाना होकर अदालत में आधे घंटे की मसाफत तय करके हम वहाँ पहुँचते हैं। तो इसलिए ये कोई ख़ास इजलास नहीं है। अच्छा। अरबाब साहब, माज़रत के साथ मैं आपको जो भी बात बताऊँगा बिल्कुल उसमें एक रत्ती बराबर भी कोई चीज़ न छुपाने की कोशिश की जाएगी, ना ही उसको इस तरीके से बात की जाएगी कि लोगों के दिलो दिमाग में कोई खौफ या कोई चीज़, ये बिल्कुल इस किस्म की कोई बात नहीं है। हम सारे दोस्त इकट्ठे हो रहे हैं और हमेशा होते रहें। पता नहीं कि आज आप हजरात इसको क्यों इतनी अहमियत दे रहे हैं। एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि इमरान खान साहब के साथ ये जब 30 पार्लियामेंटेरियंस का, MNAs और MPs का जो पंजाब से गए थे, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, जिसका आपने अभी जिक्र भी किया है इंट्रो में, तो वो मिले हैं। और वहाँ पर इमरान खान साहब ने यही जो आप फरमा रहे हैं ना कि जी लोगों से कहा है, और कि जी ना मैं अपने साथियों से बल्कि मैं अपने मुखालफों के साथ भी ज़्यादती का पहलू मेरे जहन में और उनसर में मेरे नहीं है। तो लिहाजा मैं सबके साथ इंसाफ करूँगा। और बिलखसूस अपने आप समझते हैं कि जहांगीर खान साहब के साथ ज़्यादती हो रही है, तो मैं अपना एक साथी जिस पे मुझे इतबार है और अभी उनको उन्होंने सेनेटर भी बनाया है, तो वो अली ज़फ़र साहब का एक बैकग्राउंड है अपना अदालतों का और कानून का, तो उस पे उन्होंने इन्हिसार किया है कि जो वो मुझे तहकीक करके बताएंगे तो मुझे बाकी लोगों पे शायद उनका नहीं होगा, क्योंकि वो खुद शामिल थे वहाँ पर इस काम करने में, जहांगीर खान के ख़िलाफ़ केस बनाने में। तो सब ने कहा जी जो आपको मंजूर है, हम तो चाहते हैं इंसाफ, आप किसी को लगा दें, हमारे साथ तो किसी की कोई ख़ास वाकफियत या ताल्लुक़ नहीं है, जिस पे आपका इन्हिसार है कि आप उसको लगा दें। तो कुछ उन दिनों से लेकर अब तक वो उनकी कई हजरात के साथ जो जहांगीर खान साहब के दफ्तर के लोग हैं, जहांगीर खान के साथ जो FBR के जो उनके टैक्स के मामले में उनकी मामलत करते हैं वो लोग, और सब के साथ, और जहांगीर खान साहब के साथ भी
अपना बैरिस्टर अली जफर साहब की मुलाकात हुई है और तो इसाक साहब ज़ाहिर है जिस तरह बात भी सुनी है, जिस तरह आप लोग नॉर्मल भी सुने, आप लोग आम रूटीन में जिस तरह खाने पे बैठते हैं, कल भी इसी तरह बैठ रहे हैं, वो बिल्कुल एक आम सी मुलाकात होगी आपने बताया। तो इस तरह की आम मुलाकातों में ही आप लोगों ने उस खास मुलाकात करने का मामला तय किया था ना कि वज़ीर आज़म से मुलाकात करनी है, उनके सामने अपने मुतालबात रखने हैं, तो वो भी इसी तरह का एक इवेंट था कि सब लोग साथ बैठे, ये तय हुआ, फिर उन तक पैगाम पहुँचाया गया, फिर वहाँ जाने में आप लोग कामयाब भी हुए। तो ये आम मुलाकातें इसलिए तो खास हो जाती हैं जब उसमें खास फैसले कर लिए जाते हैं। ये अरबाब साहब जब लोग बैठते हैं ना तो अब ये सब लोग एक सियासत के साथ ताल्लुक़ रखते हैं और इन लोगों का अपने इलाके में और अपने वोटर्स के साथ इनका एक ताल्लुक़ है और वहाँ से जितनी भी वाइब्स आती हैं जो नब्ज़ पे वो हाथ रखते हैं वहाँ पर लोगों की और उनको पता लगता है कि वो लोग क्या कह रहे हैं, वही सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। और फिर ये इंसानी एक फितरत है जब सब लोग इकट्ठे होकर एक बात करते हैं और वो अपना बताते हैं कि हमें फ़लाँ चीज़ पे अभी कोई जहन नहीं मानता कि ये ऐसे हो रहा है, ये हम समझते हैं कि पहले यूं होना चाहिए, बाद में ये चीज़ होनी चाहिए। इस किस्म की तजावीज़ आती हैं और वो जब तजावीज़ आती हैं तो नेचुरली अब 30 लोग जब इकट्ठे होते हैं तो उनका कोई ना कोई चीज़ तो हासिल होता है जनाब वहाँ से कि क्या फ़ैसला क्या हुआ। तो इसी तरह जब उन्होंने सब पहले दफ़ा इकट्ठे हुए थे तो उन्होंने कहा था कि भाई हम पार्टी के अंदर रहकर ये बात करेंगे, हम बिल्कुल पार्टी के बाहर नहीं करेंगे। बिल्कुल सब ने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा हमारा अपना वज़ीर आज़म है और हमारा चेयरमैन भी है पार्टी का, उनको हम जाके खुद मिलते हैं और उनको हम अपना दिल खोल कर हम उनसे अपनी चीज़ों के बारे में जो हमारे खदशात हैं उनको ज़ाहिर करते हैं। वो भी उन्होंने खुद कहा और उन्होंने कहा अच्छा फिर आप जरूर जाके मिले, शिकायत जाके मिले और उसका एक अच्छा पहलू निकला था। जहांगीर तरीन साहब का एक अच्छा पहलू जहांगीर तरीन साहब ने कई मौकों पर ही कहा कि इंतकामी कार्रवाई उनके खिलाफ हो रही है। तो वो इंतकामी कार्रवाई क्या वज़ीर आज़म के आसपास बैठे हुए लोगों में से कोई करवा रहा था, कर रहा था, किसके कहने पर हो रही थी? उन्होंने ये भी कहा था किसी की हिदायत पर हो रही है। अभी तक वो नाम मंजर आम पर नहीं आए, वो नाम वज़ीर आज़म से शेयर किए आप लोगों ने मुलाकात में? ये इन लोगों ने देखें जी वहाँ पर जो एहतसाब का अमल वहाँ पर कर रहे हैं उन्हीं का ही नाम था ना जनाब कि उन्होंने एहतसाब का FIR बनाने का, उसको FIR की पहले नौइयत देखने का और फिर उन्होंने जो कागजात इकट्ठे किए होंगे और फिर जो उस कागजात से महफूम निकाला होगा। शहजाद अकबर साहब की बात कर रहे हैं आप। हर चीज़ लोगों के बारे में एक चीज़ सामने होती है मगर असल बात है कि उसका महफूम कैसे निकाला जाए, उसकी डिडक्शन कैसे हो कि जी इसके अंदर ये चीज़ है और ये चीज़ नहीं है। और अगर वज़ीर आज़म के पास तो मेरे ख्याल में मैं नहीं समझता कि इतना टाइम होता है। वो तो किसी पे एतबार करते हैं कि यार तुमने फ़लानी चीज़ देखनी है कि भाई कोई ज़्यादती ना हो, भाई अपना कोई अगर हमारे अपने घर के अंदर भी कोई काम गलत कर रहा है तो उसकी भी बात होनी चाहिए। तो उन्होंने ज़रूर कहा होगा मगर फिर आगे लोगों का अपना और फिर ये किस पार्टी में ऐसा नहीं है कि वहाँ पर लोग नाराज़ दोस्त ना हों। अपने घर के अंदर भी लोग नाराज होते हैं। कोई इसाक साहब जिन स्कैंडल्स की या जिन मामलात की तहकीकात आज़ाद और खुद मुख्तार इदारे कर रहे हों तो उनकी शिकायत करने या उन पर एतराज़ तो अदालतों में जाके किया जाता है। फिर वज़ीर आज़म से तो मुलाकात नहीं की जाती जब वो इदारे वज़ीर आज़म के अंडर में है ही नहीं, वो उनको कोई मुदाखलत कर ही नहीं सकते उनके काम में, तो फिर उनसे बात करने का क्या फ़ायदा? बिल्कुल अरबाब साहब, अब आपने सही बात की है। बिल्कुल असल बात यही है कि अगर ये इदारे कोई चीज़ बनाते और इदारे जाकर अपनी रिपोर्टें बनाकर ख़ुद लोगों को जैसे तफ्तीश करते हैं उस तरह तफ्तीश करते तो ईमानुल्लाह किसी के दिल में न शक होता न शुबा होता। और यही उनका काम है इदारों का कि वो जाकर पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ ख़राबी पैदा करने वाले लोग हैं या कानून की मुखालफत कर रहे हैं या अपना उनका कोई अपना कहीं अपना ज़ाती मफाद है कहीं, तो उन लोगों को वो ख़ुद पकड़ते हैं। ये तो इतने बड़े आला दफ्तर के अंदर तो ये काम होना ही नहीं चाहिए। ये चूँकि वहाँ हमें महसूस हुआ कि ये इसलिए हुआ है कि वहाँ जो दोस्त पार्टी के अंदर
जो नाराज़ हैं या जो कुछ उन्होंने अपनी तरफ से उनको इकट्ठा करके ये मवाद पेश किया है, उसके अंदर से जो हासिल किया जा रहा है वो चीज़ सही नहीं है। और वो फिर जब बताया गया है तो अब अली ज़फ़र साहब की रिपोर्ट आएगी। आपने ये भी सही कहा है कि अली ज़फ़र साहब की रिपोर्ट का कानून के साथ और अदालत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये तो सिर्फ इमरान खान साहब के जहन में अगर कोई चीज़ किसी ने डाली है कि ये चीज़ कानून के ख़िलाफ़ है और ये ख़िलाफ़ वर्जी है फ़लानी कानून की और इसकी सज़ा यूँ होनी चाहिए, वो तो सिर्फ ये बताएंगे कि कानून के अंदर ये काम हुआ है या नहीं हुआ। अगर कानून के अंदर वो कह देते हैं हुआ है तो फिर ये केस तो वैसे भी चलेगा। इसके अंदर तो ना अली ज़फ़र साहब केस वापस ले सकते हैं, ना इमरान खान साहब वापस ले सकते हैं। अच्छा, और जिन्होंने ये FIR दर्ज कराई है ना वो वापस ले सकते हैं। आपको मैं एक चीज़ अर्ज़ करूं, कुछ अर्सा पहले जब हम जहां पर इस्लामाबाद में 2013 के इलेक्शन के बाबत एक धरना कर रहे थे, तो उन दिनों की हुकूमत ने ये FIR कराई काफ़ी लोगों के ख़िलाफ़ और जहांगीर अपना इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी उन्होंने कराई कि इन्होंने आकर ये PTV का दफ्तर तोड़ा है और इसके शीशे तोड़े और वहाँ लोगों को जोत कोप किया। सही। अब वो FIR उस वक़्त से चल रही थी और अब जाकर जब वज़ीर आज़म बने तो उसके बाद जाकर वो FIR को अपनी कवानीन के मुताबिक उसको ख़त्म किया गया कि वो गलत थी और वहाँ इमरान खान साहब तो मौजूद ही नहीं थे। उनके ख़िलाफ़ जितना भी ये मवाद इकट्ठा किया था अफसरों ने वो सब गलत था। और मगर मुसीबत ये है कि इस चीज़ को अगर कोई ख़त्म करता है तो उसके ख़िलाफ़ फिर चाराजोई होनी चाहिए जिस बंदे ने ये काम किया है। मगर यहाँ कानून ऐसे हैं कि वो चाराजोई करता नहीं है, लोगों के अपने मसाइल होते हैं, लोग चुप करके घर चले जाते हैं, कहते हैं हमारी जान छूटी। वरना तो दफ्तरों में अदालतों में ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लोगों की आसाइश है कि वो अपने मुखालिफ के ख़िलाफ़ अगर वो केस उनके हक़ में हो जाए तो वो फिर वहाँ पर पहुँचना चाहिए। ठीक है, चलें इसाक साहब जरा रुकिएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इसाक साहब छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर रुबीना कायम खानी साहबा भी हमें ज्वाइन कर लेगी, रानुमा है, आप भी हमारे साथ ही मौजूद हैं और ज़रा शहबाज शरीफ साहब वाले मामले पे भी थोड़ी बातचीत करेंगे। उनका नाम ECL में डाल दिया गया, अदालत से तो उनको बाहर जाने का परवाना मिल चुका था, फिर हुकूमत ने ऐसा क्यों किया? उनके साथ एहतसाब का अलग तरीक़ेकार इख्तियार किया हुआ है, जहांगीर तरीन साहब के साथ एहतसाब का अलग तरीक़ेकार इख्तियार किया हुआ है, ऐसा क्यों है? एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और इसाक खाकवानी साहब, रुबीना कायम खानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रुबीना साहब, ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब का नाम हुकूमत ने बाहर जाने नहीं दिया, उनको ECL में डाल दिया, पहले PNIL में डाला था, अब उसको बाकायदा ECL में डाला गया, जबकि ये तमाम ये काम हुआ छुट्टियों के दिनों में। तो अब एक तरीक़ेकार वज़ीर आज़म साहब ने जहांगीर तरीन साहब के एक वफ़द से मुलाकात की, उनको यकीन दहानी कराई किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। इधर एक अदालत का हुक्म था, उसके बावजूद रातों रात उनको रोका गया। अब ये इन दोनों में क्या आपको फ़र्क नज़र आ रहा है हुकूमत के तरीक़ेकार में? देखिए, जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा से इख्तलाफ रहा है, जो ख़ास तौर पर जो नेब की जो कार्रवाइयाँ हैं और जो इस तरह एहतसाब के नाम से जो है वो पॉलिटिकल जमातों के लीडरान को जो जिस तरह से आप देखें विक्टिमाइज़ किया जाता है, या तो अगर करप्शन के ख़िलाफ़ अगर काम कर रहे हैं तो वो सबके ख़िलाफ़ यकसा होना चाहिए, चाहे वो कोई भी करप्ट आदमी हो। लेकिन यहाँ पर हमेशा पाकिस्तान में देखा गया है कि जो हुकूमती जमात होती है और वो अपने मुफाद की खातिर जो अपोजिशन के लोग होते हैं या अपोजिशन के लीडरान होते हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक मुहिम चलाती है करप्शन की, और वो एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है। मैं समझती हूँ अगर तो इमरान खान साहब इतने ही सिंसियर हैं मुल्क से करप्शन के ख़ात्मे के हवाले से, तो उन्हें चाहिए कि फिर वो अपनी जमात में, आप देखें जो
आप जो है मदीना की रियासत की बात करते हैं, आप जो है वो ईमानदारी की बात करते हैं, आप मुल्क से जो है करप्शन के ख़ात्मे की बात करते हैं, तो फिर जो आपके अंदर जो काली भेड़ें बैठी हुई हैं, जो कैबिनेट जो पूरी जो है जिनके ऊपर मुतअद्दिद जो हैं वो इल्ज़ामात हैं करप्शन के, उनको आप अपने साथ लेके बैठे हुए हैं जिस तरह से। और आप जो भी आप देख लें कि बहुत सारे वुज़रा भी हैं, और फिर आपने खुद ने बताया कि अभी जो जहांगीर तरीन साहब हैं उनको आप रिलीफ दे रहे हैं, और जो दूसरी जमातों के लीडरान हैं उनको या तो नेब के कटहरे में बुलाया जाता है, या जेल में बंद किया जाता है, या ECL में नाम डाल दिया जाता है। तो मैं ये कहूँगी कि अगर तो वाकई इमरान खान साहब कोई काम करना चाहते हैं, जो कि 3 सालों में इनका कोई काम कोई कारनामा जो इन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे वो नज़र नहीं आए, और इस तरह से आप देखिए कि जिस तरह से अभी इलेक्शंस हो रहे हैं और उसमें अवाम जिस तरह से पॉलिटिकल वो पीपल्स पार्टी समझती है कि गवर्नमेंट इस वक्त ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रही है। रुबीना साहब, वापस मैं आपकी तरफ आता हूँ, जरा इसाक साहब से भी इस पर मैं उनकी राय ले लूँ। इसाक साहब देखें, शहबाज शरीफ साहब पर भी अभी तक कोई जुर्म तो नहीं साबित हुआ, अदालत ने कहीं कोई उनको सज़ा नहीं सुनाई, तो हुकूमत का तर्ज अमल उनके साथ आप देख लें, और जहांगीर तरीन साहब पर भी अब तक कुछ साबित नहीं हुआ उनके, क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, और ज़ाहिर है एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर हुकूमत पर प्रेशर भी डाल सकते हैं, क्योंकि उनके हमख्याल लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, हुकूमत बनाने में उनका एक किरदार था, तो उनके साथ भी आप हुकूमत का रवैया देख लें, ये फ़र्क आपको दोनों में नज़र आ रहा है? मुझे अरबाब साहब बताएं ना क्या फ़र्क है जी। वो अपना जहांगीर खान साहब भी केस FIR में फेस कर रहे हैं, और अपना नून लीग के लीडरान भी फेस कर रहे हैं, तो इस लिहाज से साहब फ़र्क ये है कि अगर नून लीग का वफ्द वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात करना चाहेगा जिस तरह आप लोगों ने की, तो क्या वज़ीर आज़म मुलाकात का मौका देंगे, उनकी बात सुनेंगे, बताना चाहे कि शहबाज शरीफ साहब पर ये तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं? अरबाब साहब, मैं ना उनका ना स्पोक्स पर्सन हूँ, आपकी नज़र में देनी चाहिए या नहीं? उनके साथ कोई मेरा कोई वाबत है, ना मेरा उनके साथ कोई मुलाकात हुई है। मैं तो 3 साल में एक दफ़ा कोई 10 मिनट के लिए मुलाकात हुई थी, मैं उसके बाद तो मेरी कभी आज तक ना मैं गया हूँ, ना मुझे कोई ज़रूरत महसूस हुई है, और ना ही उन्होंने कभी बुलाया। तो लिहाजा जहाँ हमारा कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, तो उनकी अपना कहने पे तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल असूली तौर पर अगर लोग जाकर कोई बात करें और उनके पास फोरम मौजूद हैं, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है पाकिस्तान के, और उनका उतना ही रुतबा और उतना ही उनका एक पाकिस्तान के अंदर मकाम है नेशनल असम्बली के, वो हैं, और पंजाब में वो लीडर ऑफ द अपोजिशन उनका बेटा है, तो वो उनके पाकिस्तान के एक बहुत बड़ी जमात है, और पुराने वज़ीर आला हैं, और उनके बड़े भाई वज़ीर आज़म 3 दफ़ा रहे हैं। अगर उनकी कोई चीज़ सुनने के लिए अगर कोई चीज़ है तो वो ज़रूर एक दूसरे को मिलना चाहिए। ये तो इमरान खान का कद इससे बढ़ेगा, इनका तो कुछ नहीं होगा। इमरान खान का कद बढ़ेगा कि जी वो आकर लोगों के सामने बैठ के कह सकते हैं कि भाई मैंने तो आपके ख़िलाफ़ कोई केस नहीं किया। हमारा तो फ़र्क है थोड़ा सा, हम तो समझते हैं कि इमरान खान साहब के दफ्तर में हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, और अगर वहाँ इदारों में से कोई चीज़ हो रही है तो वो इदारों के बारे में भी देखें। उनके पास तो 2 इदारे हैं जो ये काम करते हैं। एक तो ज़्यादती की आपको वजह क्या समझ आती है? एक नैब है। इमरान खान साहब के दफ्तर से आप लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है, जहांगीर तरीन साहब के साथ अगर ज़्यादती हुई है, इस ज़्यादती की कोई वजह आपको समझ आई? किसी ने अगर इंतकाम लिया जहांगीर तरीन साहब से, तो उसकी क्यों लिया इंतकाम, उसकी वजह क्या हो सकती है? मैंने कहा है ना कि जी हर पार्टी में हर जगह पर लोगों के पसंद और नापसंदीदा लोग होते हैं। हम तो सिर्फ कह रहे हैं कि अगर कोई हमारे ख़िलाफ़ कानून है तो ईमानुल्लाह हम तो कानून का अपना गैर कानूनी काम किया तो हम तो उसका मुकाबला कर रहे हैं और करेंगे। हम जिस मर्जी अदालत में जाना पड़े, किसी जगह समझाना पड़े, हम तो वहाँ अपना केस तो विड्रॉ करने के लिए नहीं कह रहे। हम तो कह रहे हैं कि आया देखा जाए कि इस केस की जो बुनियाद है आया वो सही है या नहीं है। आया अगर वो एक क्रिमिनल केस ही नहीं बनता अरबाब साहब, तो फिर और भी मकाम है। अगर एक बंदा चोरी करता है टैक्स में, तो वो जब FBR जो एक मौजूद है उसका आप कहें ना वहाँ से टैक्स के बारे में उनसे कोई चीज़ पहले इल्ज़ामात उनसे लिए जाएं और उसकी बुनियाद पर जहाँ जहाँ उन्होंने इल्ज़ाम लगाया हो, FBR ने माकूल किस्म की चीज़ें निकाली हों किसी के ख़िलाफ़, मेरे ख़िलाफ़ निकाली हो, उसके बाद जो मेरे ऊपर कानून की शिकल लगती है वो बेशक लगाए। मगर ये नहीं हो सकता कि
हो मेरा टैक्स का केस और आप कहें कि जी इसके खिलाफ अपना FIR यानी विक्टिमाइजेशन को आपने भी महसूस किया और उस पर एतराज भी किया, बस फर्क ये हुआ कि आपके एतराज को सुन लिया गया, कंसीडर कर लिया गया और अपोजिशन के एतराजात को कंसीडर नहीं किया जाता। तो रुबीना कायम खानी साहब, ये माजी की हुकूमतों में, जब आपकी हुकूमत थी, जब भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के एतराजात होते थे, खाकवानी साहब मैं वापस आ रहा हूं आपकी तरफ, 2-3 और वजीर भी थे जिन्होंने ये फेस किया। जी, तो रुबीना साहबा, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का ये कल्चर हमारी सियासत से, हमारे सियासी जमातों से कब खत्म होगा? आपके दौर में नून लीग आप पर इल्ज़ाम लगाती थी, फिर नून लीग की हुकूमत आई, आप नून लीग पर इल्ज़ाम लगाने लगे, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, आप दोनों जमातें मिलकर और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये कल्चर हमारी सियासी जमातों से कब और किस तरह से ख़त्म होगा? देखिए, मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कभी भी स्टांस नहीं रहा कि जो हम जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करें। और आप देखें कि जब फेडरल में हमारी हुकूमत थी तो हमने ये कभी भी इंतकामी सियासत पे जो है वो अपना टाइम ज़ाया नहीं किया। हमने लेजिस्लेशन की, हमने आवाम के लिए जो जितने भी प्रोग्राम्स मुतारफ़ करा सकते थे हमने वो काम किए। लेकिन आप देखें जो दूसरी जमातें जब भी जो है वो इक़्तिदार में आई, उन्होंने किसी ना किसी पार्टी के ख़िलाफ़ जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की। ख़ासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो रही ही जो है दूसरी सियासी जमातों के अताब के वजह से जो है वो जितने भी इल्ज़ामात लगे आप देखें माजी में, वो जो है वो या तो नून लीग थी या फिर जो है वो PTI। आप देखें कि जिस तरह से इन्होंने भी कोई काम एक धेले का नहीं किया, लेकिन जो है सिवाय अपने टाइम वेस्ट करने के लोगों के ख़िलाफ़ करप्शन और लोगों के ऊपर इल्ज़ामात, और दूसरी जो जो पिछली हुकूमतों के ऊपर सारा जो है वो आज भी 3 साल का जो जितना मलबा है वो दूसरी हुकूमतों पे डालते हैं जो माजी में रही हैं। तो हमारा तो ये काम ही नहीं रहा कि हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करें। हमने आप देखें कि जी जिस तरह से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने COD साइन किया, वो यही था कि उसमें एक शिक ये भी थी कि हम जो है दूसरी जमातों के ख़िलाफ़ जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करेंगे और ना ही किसी इदारे को इस्तेमाल करेंगे उसके लिए। लेकिन दूसरी जमातों ने इसके ऊपर अमल पैरा नहीं किया और यही हुआ कि आज देखें कि जो सियासी इस्तेहकाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में वो उस तरह से स्टेबल नहीं है जिस तरह से होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम में जब तक बिल्कुल सियासी इस्तेहकाम जब भी आएगा जब ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन खत्म होगी। रुबीना साहब आपकी तरफ मैं आता हूँ। राना तनवीर साहब मुस्लिम लीग नून में भी ज्वाइन कर चुके हैं। राना साहब, शहबाज शरीफ साहब का नाम अब ECL में अब फिलहाल तो नहीं जा सकते, हुकूमत ने जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। अब उनका अगर वो जो चेकअप वहाँ पर होना था वो बड़ा ज़रूरी था, तो फिर अब क्या करेंगे आप लोग, क्या स्ट्रेटजी आगे की आप लोग? देखिए अब तो जाहिर है कि हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है, जो हाई कोर्ट का फैसला है, उन्होंने नहीं मानना था और उस दिन उन्होंने रोका है और पीछे जो भी एक्सप्लेनेशन देते रहे, लेकिन वो बल्कि उससे पहले ही इन्होंने जब जजमेंट आई है तो शोर डालना शुरू कर दिया। कभी कहते हैं नोटिस नहीं दिया, नोटिस तो उन्होंने दिया था नैब को और नैब ने आगे कहा उनको जो भी कहना था, वो जजमेंट थी। अब इन्होंने ये काम किया तो ये बदनीति पे है। तो ये सारी बातें मेरा अदालत में जाएगी अब तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि क्योंकि पहले भी जजमेंट मैरिज पे आई थी, अब भी इंशाल्लाह वहाँ से रिलीफ मिलेगा। तो ये हो नहीं सकता जो ये बातें करते हैं शहबाज साहब से, वो जाएंगे वो वापस आएंगे चेकअप करा के। ये सारी एक कहानी इन्होंने स्टोरी की हुई है, अंदर से वो खौफजदा है शहबाज साहब से कि पता नहीं क्या बाहर चले जाएंगे तो क्या वहाँ पे। लेकिन राना साहब जाहिर अब उनका खदशा ये है ना कि अगर शहबाज साहब चले गए बाहर तो चूंकि मियां नवाज शरीफ साहब भी वापस नहीं आए, अभी तक उनका इलाज मुकम्मल नहीं हुआ, तो शायद फिर ये भी इलाज के बहाने फिर वहीं रुक जाएं, वापस ना आए। और फिर ये तो खुद उनके गारंटर हैं, अभी तक उनको वापस लाने की गारंटी नहीं पूरी कर सके। उनकी गारंटी का मसला जो है वो तो लिंक है उनकी सेहत के साथ। अगर ये देखें उस वक्त भी जजमेंट ये थी कि ठीक था कि वो 8 हफ्ते का जो टाइम मिला, लेकिन साथ ही ये भी था कि वो रिपोर्टें भिजवाएं और जो ही वो सेहत याब है वापस आए। तो रिपोर्टें वो नहीं पता वहाँ अदालत में जमा हो रही है जो उन्होंने कंडीशन लगाई थी। तो मैं समझता हूँ ये एक ऐसे ही कहानियां बनाते हैं लोगों को एक जेहन में एक होशियार पैदा करने के लिए। लेकिन शहबाज साहब की हिस्ट्री है कि जहाँ भी उनका हमेशा पाकिस्तान में आना
हर वक्त आना होता है। और वो साहब आज शहबाज साहब का मौलाना फजल रहमान साहब से भी रब्ता हुआ और पीडीएम को भी कुछ मुतारिक करने के प्लान्स बने। मई के आखिर में कोई सरबराही इजलास आप लोग बुला रहे हैं, डेट फिक्स हो गई, उसमें पीपल्स पार्टी होगी नहीं होगी, उस बारे में अब क्या बातें हो रही हैं आप लोगों के दरमियान? खास की सारी बातें उसी तरह इकट्ठी होके वो जो एक इनका टारगेट है कि इसको अमर से निजात दिलाई जाए पाकिस्तान को और लोगों को, वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी दोबारा उसी फोल्ड में आएगी। तो उनका एजेंडा भी तो यही है ना कि अच्छा किसी तरीके से छटकार हासिल किया। सही, चलें जरा मुख्तसर रुबीना साहिबा से जान भी लेते हैं। रुबीना साहिबा, ये सरबराही इजलास में अगर आपको दावत मिली पीडीएम के तो जाएंगे आप लोग? पीपल्स पार्टी जाएगी उसमें? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद ही इसकी जो है हम बुनियाद रखने वाले तो हम लोग ही हैं। और जो भी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए जो भी कदम उठाना होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठाएगी। और हमारा तो ये एक हमेशा वो रहा है कि पॉलिटिकल जमातें ऑन बोर्ड रहकर, जाहिर सी बात है हर पॉलिटिकल जमात का एक अपना एक इख्तलाफ राय होता है, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि जब मुल्की जब इश्यूज़ हों तो उसके ऊपर मिल बैठ के बैठना चाहिए। आज देखें कि जिस तरह से महंगाई है, जिस तरह से एक पेंडेमिक जो है वो फैली हुई है और उसमें हुकूमत किस तरह से नाकाम है अभी तक लोगों को वैक्सीनेट करने में, लोगों को सेहत देने में, लोगों को बिल्कुल ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू है और इस मौजू पर भी आने वाले दिनों में जरूर मजीद भी बात करेंगे। इससे पहले भी हम इस पर बात करते रहे। वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। अपना कायम खानी साहब, इसाक हकमानी साहब, राना तनवीर साहब मौजूद थे। गुफ्तगू आपने तीनों मेहमानों की सुनी। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।